Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi and today we are going to see the video on mathematical reasoning section. This mathematical reasoning section is common section for the HTET PGT exam as well as it is common for the NTA NET paper 1. तो एक सेक्शन को कवर करके आप दो पेपर की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग HTET PGT एग्जाम 2 जनवरी को देने जा रहे हैं उनके लिए ये मैथमेटिकल सेक्शन को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं, और भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं जो उन्हीं टॉपिक्स के बेस्ड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। तो बेटा जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में करा चुकी हूँ, प्लीज़ उन्हें एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा, एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे, आप चाहे HTET एग्ज़ाम ले लो, आप चाहे NTA NET का एग्ज़ाम ले लो, आप कोई और एग्ज़ाम ले लो, टीचिंग एग्ज़ाम, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये जो मैथमेटिकल सेक्शन रहता है ये बहुत कॉमन रहता है। इवन द वन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, फॉर द SSC, CGL, ये सारे ही मैथमेटिकल सेक्शन इन सारे एग्ज़ाम्स में रहता है। तो एक बार आप इस टॉपिक को, इस सेक्शन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप बहुत थॉरो हो जाओगे कंसेप्ट्स को लेकर। किसी भी टॉपिक को जब आप तैयार करते हो, आप अपने कंसेप्ट्स को लेकर ज़रूर उन पे थॉरो हो। चाहे आप कॉमर्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप SST का एग्ज़ाम देने जा रहे हो TGT, चाहे आपका इकोनॉमिक्स PGT है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप करते हो, अपने कंसेप्ट्स को लेकर बिल्कुल श्योर होने चाहिए आप कि हमारा जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो ये कहता है। क्योंकि अगर कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है ना, आप आराम से क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, इसलिए प्राक्षी क्लासेस के साथ जो मेन मोटिव रहता है हमारा ये रहता है कि आप कंसेप्ट्स को समझिए, कंसेप्ट्स को लर्न करिए और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी और आप एग्ज़ाम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम TGT मैथ्स को भी फोकस करके चल रहे हैं, एज वेल एज PGT मैथमेटिकल सेक्शन को भी फोकस करके चल रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये मैंने YouTube से कहीं वीडियोस में से निकाले हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस। या तो ये शायद TGT मैथ्स के पेपर में आए हुए हैं, या ये इन्होंने ऐसी प्रैक्टिस सेशंस के लिए डाले थे, बट मुझे इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपके साथ वो कंसेप्ट डिस्कस करूंगी। शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो कंसेप्ट बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों को पता है लाइक ज़रूर करना है वीडियो पे, और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्राक्षी क्लासेस को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। एक बेल पर आ रही होगी, उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो मेरी तरफ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो ये है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स ABCDE रिस्पेक्टिवली इज 74, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ C एंड E। बेटा आपको बोल रहा है कि आपके पास क्या है, 5 नंबर्स हैं। ठीक है, ये 5 नंबर्स हैं आपके, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ये जो 5 नंबर्स हैं, दीज आर इवन नंबर्स। ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है। और दूसरी चीज बोल रहा है कॉन्सिक्यूटिव है। कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब होता है बेटा, लगातार एक सीरीज में जैसे गैप नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कॉन्सिक्यूटिव जैसे 1 2 3 4 5 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, बट दीज आर ऑड नंबर एज वेल एज इवन नंबर्स। तो हमेशा याद रखना कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब होता है, एक लाइन में चलते हैं, एक सीरीज में चलते हैं। ठीक है, बट इसने बोला कि 5 नंबर्स हैं पर वो कॉन्सिक्यूटिव इवन है। बेटा अगर मैं इसको 2 पुट कर रही हूँ तो इसके बाद 2 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 4, 4 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 6, और 6 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 8, और 8 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 10। दिस इज नोन एज कॉन्सिक्यूटिव 5 इवन नंबर्स, क्योंकि ये एक सीरीज में रिप्रेजेंट किए गए हैं, क्योंकि इसके बाद यही आता है। बात क्लियर हुई? तो आपसे वो पूछ रहा है कि अगर मैं इन नंबर्स को ऐसे प्लॉट कर दूं ABCDE, अभी हमें नंबर्स नहीं पता, ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर ये 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं तो इनका एवरेज निकाला गया। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज का मतलब होता है मीन। क्या मतलब होता है, मीन। और मीन कैसे निकालते हैं बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट मीन्स ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब होता है, कितने नंबर्स हैं।
सम करेंगे इन सब का, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका जब आप सम करेंगे इन 5 नंबर्स का और इनको आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो जो आंसर आएगा वो कह रहा है 74 आएगा। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि जो C नंबर है और जो E नंबर है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट, इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको क्वेश्चन को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके भी बता दिया। तो इनमें से कोई ना कोई आंसर है C एंड E के मल्टीप्लाई का, ठीक है। अब जिसको इस क्वेश्चन के मेथड्स को करना आता है कि कैसे करते हैं, वो लोग वीडियोस को पॉज करें और अपना कंसेप्ट करें और आंसर निकाल के दें मुझे, ठीक है। जिसको नहीं आता वो वीडियो को कंटिन्यू करें और देखें आगे। बेटा देखो, इसमें जो ट्रिक लगाई गई है वो ट्रिक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बेटा, व्हेन द नंबर्स आर इन एपी, जब नंबर्स एपी की फॉर्म में होते हैं, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज हैविंग सिमिलर डिफरेंस या गैप अमंग देम। बेटा एपी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक सीरीज गिवन होगी और उस सीरीज में नंबर्स होंगे। वो नंबर्स हम कहेंगे कि वो एपी के फॉर्म में है जब उनके बीच का जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, वो सबके बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नंबर क्या लिखे, 1 2 3 4 5, मैंने नंबर्स लिखा और एक सीरीज है। मैं क्या बोलूंगी कि ऑल नंबर्स आर हैविंग सेम गैप, दैट मीन्स दे आर इन एपी। ये सारे के जो सारे नंबर्स हैं ये इनका सेम गैप है। बेटा क्या, 1 से 2 का गैप कितना है 1, 2 से 3 का गैप कितना है 1, 3 से 4 का गैप कितना है 1 और 4 से 5 का गैप कितना है 1। दैट मीन्स सारे नंबर्स के बीच का जो गैप है वो सिमिलर है। तो मैं क्या बोलूंगी, ये जो सीरीज है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। दूसरी चीज, जब भी आपके पास सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी तो उस सीरीज का, जो सीरीज आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर आप उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, एवरेज में आपको क्या बता चुकी हूं, मीन, और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। अगर आप उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज की एवरेज निकालेंगे, वो हमेशा क्या निकलेगा बेटा, वो हमेशा उस सीरीज का मिडल टर्म निकलेगा, हमेशा। इट इज 100% ट्रू, ठीक है। तो अगर अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये सीरीज क्या है बेटा, एपी में है। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि अगर मेरी सीरीज एपी में होती है, बिल्कुल है, तो अगर मैं इस सीरीज का एवरेज करूंगी तो वो क्या निकलेगा, हमेशा मिडल टर्म। बेटा मैंने क्या किया, सीरीज की सीरीज लिखी। अगर आप इस सीरीज को देखें तो बेटा इसमें जो सीरीज है इसकी मुझे मिडल टर्म बताओ। मिडल टर्म का क्या मतलब होता है बेटा, 1 2 3 4 5, इसमें 5 नंबर है। 2 नंबर पहले इधर लेफ्ट साइड कर दो, 2 नंबर इधर कर दो राइट साइड, तो मिडल टर्म क्या बच रही है बेटा, 3। तो एवरेज क्या आएगा, 3। अब मैं आपको इसको करके भी दिखाती हूँ प्रैक्टिकली। बेटा एवरेज क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया एवरेज होता है सम। तो बेटा 5 + 4 होता है 9, 9 में 3 ऐड किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14 और 14 में 1 ऐड किया 15। तो एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा कितने नंबर हैं ये, 1 2 3 4 5, 5। तो 15 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो एवरेज कितना आ रहा है, 3। ये मैंने कैलकुलेट किया, बट एक्चुअल में मैंने बिना कैलकुलेट करके पहले ही आपको बता दिया था कि एवरेज कितना आएगा, 3, क्योंकि 3 इज द मिडल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बेटा ये सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या नाम देंगे, एपी। क्यों नाम देंगे, क्योंकि बेटा इनके बीच का जो गैप है 1 और 3 में 2 का गैप है, 3 और 5 में 2 का गैप है, 5 और 7 में 2 का गैप है ना। तो ये भी सीरीज क्या है, सेम गैप इनके बीच में है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है तो हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर हम उनका एवरेज निकालें वो हमेशा मिडिल टर्म आती है। बेटा मैंने ये सीरीज लिखी। अब अगर आप देखें इसमें 4 नंबर हैं, 4 नंबर का मिडिल टर्म कैसे होगा बेटा, अगर मैं 4 को 2 इधर कर दूं और 2 इधर कर दूं तो बीच में तो कोई टर्म ही नहीं रही। 4 का आधा ही तो करना है, मतलब मिडिल टर्म कैसे पता चलती है, जब आप नंबर को ग्रुप में बांट देते हो। तो 4 को कैसे बांट दिया जा सकता है, 2 इधर चले गए 2 इधर चले गए, तो बेटा मिडिल में तो कुछ रहा है ही नहीं। तो कैसे निकाला मैंने, 3 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 4 नंबर आता है। तो इसका मतलब जो एवरेज है इनका वो 4 है। आप करके भी देख लो, आपका 4 निकलेगा। देखो 7 में 5 ऐड किया 12, 12 में 3 ऐड किया कितना होता है 15, 15 में 1 ऐड किया 16, सम 16 है। और कितने नंबर है बेटा, ये 4 नंबर है। तो 4 4, तो कितना आया, एवरेज कितना आ रहा है, 4। तो हमेशा याद रखना, पहला पॉइंट क्या है, पहले आपको चेक करना है कि आपकी सीरीज जो है वो क्या एपी में है या नहीं। सीरीज एपी में कैसे होती है, जब सारे नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल हो।
ठीक है, सेम डिफरेंस हो। अगर वो सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो गई तो उसके बाद आपको याद रखना है कि वो जो सीरीज है उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे वो हमेशा मिडल टर्म निकलेगा। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, पर उस क्वेश्चन में बेटा हमारे को तो नंबर्स ही नहीं दिए। जब नंबर्स ही नहीं दिए तो मिडल टर्म की कैसे निकालूं मैं? बेटा मैंने नंबर लिख दिए ABCDE, ये तो मुझे बोले गए हैं नंबर। अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने मुझे नाम दिया था 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। बेटा इवन नंबर्स अगर ये हैं तो इनके बीच का कितना का गैप होगा? हमेशा 2-2 का गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये 2, 4, 6, 8, 10 है, ठीक है बेटा, ये 5 नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है, करेक्ट। कॉन्सिक्यूटिव है, ऑब्वियसली बात है कॉन्सिक्यूटिव है क्योंकि इवन है। ए इवन के बाद इवन, इवन के बाद इवन, इवन के बाद इवन, इवन, तो ये कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स भी हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इनके बीच का कितना गैप है? 2। 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 दैट मीन्स जब भी आपके पास कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आएंगे, आप कुछ और लिख लो, 10, 12, 14, 16, 18, आप ये इवन नंबर लिख लो। इसमें भी अगर आप देखो तो इसमें भी 2 का ही गैप है और ये कॉन्सिक्यूटिव 5 इवन नंबर्स ही हैं। तो हमेशा याद रखना, जब भी इवन नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव बोलेगा तो कितने का गैप होगा? 2 का। अब अगर आप देखें इन सारे नंबर्स में ABCDE में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 2 का, बिकॉज इट इज कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। जब सेम डिफरेंस आ रहा है तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये सीरीज क्या है? AP में। दूसरी बात जब सीरीज AP में आती है तो मुझे ये बात भी पता है कि अगर इस सीरीज का मैं एवरेज निकालूं तो क्या निकल के आएगी? मिडिल टर्म निकल कर आएगी। और मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया बेटा कि जो मेरे पास सीरीज है, इवन नंबर्स की जो मेरे पास सीरीज है, इसका जो एवरेज है वो कितना है? 74। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है। पर मुझे तो ये बात पता है कि अगर मेरी सीरीज AP में होती है और अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो हमेशा क्या निकल के आएगा? वो मिडिल टर्म निकल के आएगी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें से मिडिल टर्म क्या हुई? ABCDE। बेटा 5 नंबर हैं तो 5 नंबर को कैसे मिडिल टर्म निकाल सकते हो? 2 इधर कर दो, 2 इधर कर दो, बचा बीच में क्या? C। इसका मतलब जो C टर्म है मेरी वो क्या है? मिडिल टर्म है। तो जो C है वो किसके वैल्यू के इक्वल है? 74 के। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि अगर ये AP में है तो C मेरी मिडिल टर्म है, और इन्होंने और मिडिल टर्म ही क्या होती है? एवरेज। और क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दे रखा है कि एवरेज कितना है? 74, और मिडिल टर्म कितनी है? C। एवरेज कितना है? 74, और मिडिल टर्म कितनी है? C। हो गया ना, C इक्वल्स टू 74। समझ आ गया? अब बेटा अगर C 74 है तो C की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 74। A का A ही रहने दिया, B का B रहने दिया, D का D रहने दिया, E का E रहने दिया। बेटा उन्होंने मुझे बोला था कि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। जो 74 है, 74 से 2 बढ़ाओ 76, 76 से 2 बढ़ाओ 78। क्यों 2 बढ़ाओ? क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 का। राइट साइड में हमेशा आगे बढ़ते हैं, और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो 2 कम करो तो 74 में से 2 कम किया तो 72, और 72 में से 2 और कम किया तो 70। बेटा तो ये मेरी क्या हो गई? 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए, और इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? 74 ही आएगा, चाहे आप कैलकुलेट कर लेना। क्यों 74 आएगा? क्योंकि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का जो एवरेज आता है वो हमेशा क्या आता है? मिडिल टर्म आता है। अब इस सीरीज में से मुझे ये बताओ, ये हो गया C और ये हो गया E, है ना? मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या था? मुझे पूछा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ C एंड E इज 74 मल्टीप्लाई बाय 78। अब यहां पे मैं अगर कैलकुलेट करने बैठी तो बेटा मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या किया? 8 into 4 लिखा 32, बस इतना लिखा। तो लास्ट में नंबर क्या आ रहा है? 2। तो इसका मतलब मुझे ये तो पता चल गया कि 74 को अगर 78 से मल्टीप्लाई करूंगी तो लास्ट में क्या आनी चाहिए? डिजिट 2। मैं पहले गई ऑप्शन पे। बेटा इस ऑप्शन में से आपको कौन सा वैलिड ऑप्शन लग रहा है जिसमें लास्ट डिजिट 2 है? तो बेटा मेरे पास तो सिर्फ यही दिख रही है, लास्ट डिजिट 2। तो इसका मतलब यही मेरा फाइनल आंसर होगा, 5772। बात क्लियर हुई? अगर इसी क्वेश्चन में एक और आंसर होता 6042, तब बेटा आपको कैलकुलेट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, इन दोनों में से फिर आपको ढूंढना पड़ता कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बट अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें लास्ट डिजिट 2 थी, तो इसलिए मैंने इसी पे टिक कर दिया।
बात क्लियर हुई, कंसेप्ट समझ आया। तो इस क्वेश्चन में आपने एक कंसेप्ट ये सीखा है कि अगर एक सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो उसका जो एवरेज होता है उस सीरीज का वो हमेशा उसकी मिडिल टर्म होता है। क्लियर? अगर मेरे पास जो सीरीज है वो ए बी सी डी ई एफ है तो बेटा ये 6 नंबर है, तो 6 नंबर का 3 का ग्रुप इधर 3 का ग्रुप इधर, है ना, ऐसी तो बनता है। तो आपको क्या याद रखना है, इस नंबर और इस नंबर के बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा मिडिल टर्म होगी। अगर 5 है तो 5 में 2 इधर और 2 इधर तो बच जाता है 1, तो वो मिडिल टर्म है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तो कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें भी कंसेप्ट लगा है, पर पहले मैं नॉर्मल तरीके से कराऊंगी फिर शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगी। बेटा क्वेश्चन क्या है, देयर आर 7 नंबर्स, आपके पास 7 नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 4। बेटा इन्होंने क्या बोला कि पहले जो 4 नंबर्स हैं ये, इनका आपने जब एवरेज निकाला तो कितना आ रहा है, 4। एवरेज ऑफ लास्ट 4 नंबर्स, बेटा ये मैं थोड़ा सा डार्कन कर रही हूं, ये और ये। उसने बोला जो लास्ट के 4 नंबर्स हैं अगर उनका एवरेज करते हैं तो उनका भी एवरेज कितना आता है, 4। फिर उन्होंने बोला एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर्स, बेटा ये जितने भी नंबर्स हैं अगर इनका एवरेज करते हैं तो एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर्स इज 3। तो आपको निकालना क्या, आपको 4th नंबर निकालना है, जिसको मैंने बेटा कलर की है। आपको ये 4th नंबर निकालना है। यहां तक क्लियर? अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं लिखा कि जो 7 नंबर्स हैं ये कोई फॉर्म में लिखे गए हैं। हो सकता है बेटा ये 7 है तो ये 10 है, हो सकता है ये 11 हो सकता है 12 हो सकता है ये 15 हो। तो कहने का मतलब है हर इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये आपको अज्यूम नहीं करना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे या नहीं, ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी हमें कोई क्लू नहीं दे रखा कि क्या ये फॉर्म में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। बात समझ आ रही है? अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें हमारे पास क्लू था कि वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म में होंगे। बट इसमें हमारे पास कोई क्लू नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ ये बोला है कि 7 नंबर्स हैं। अब ये 7 नंबर कैसे हैं, एक सीरीज में है या ऊपर नीचे करके लिखे पड़े हैं, कैसे है हमें कुछ नहीं पता। तो ये मत मान जाना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ठीक है, तो आपको बताना है चौथा नंबर कौन सा है, इनमें से कोई ना कोई चौथा नंबर जरूर होगा। ठीक है, अब देखो जिसको ये आंसर आता है वो करो वीडियो पॉज करके, जिसको नहीं आता वो मेरे साथ कंटिन्यू करो। बेटा पहले तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने 7 नंबर्स लिख दिए। क्लियर? 7 नंबर लिखने के बाद पहले उसने मुझे बोला कि अगर मैं 4 नंबर्स, पहले के 4 नंबर का एवरेज लेती हूँ। बेटा एवरेज होता क्या है, पहले के 4 नंबर ए बी सी एंड डी, इनका सम किया, डिवाइड किया, क्योंकि 4 नंबर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को डिवाइड किया 4 से, और उसने मुझे बोला एवरेज कितना है, 4। तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4 इज इक्वल टू 4। बेटा ये जो 4 है डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया बेटा, 16। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो गया, 16। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। उसके बाद इसने बोला जो लास्ट के 4 नंबर है 1 2 3 4, जो लास्ट के 4 नंबर है डी ई एफ जी, उनका एवरेज मुझे गिवन है 4। तो मैंने क्या किया, एवरेज क्या होता है बेटा, 4 नंबर का ऐड किया, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी डिवाइडेड बाय 4, और मुझे एवरेज दिया हुआ 4। ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी कितना हो जाएगा, 16। तो मैंने क्या लिखा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 16। फिर उसने मुझे बोला कि अगर मैं सारे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स का एवरेज निकालूं, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, अगर मैं इनका एवरेज निकालती हूँ डिवाइड बाय 7 करूंगी, और वो एवरेज उन्होंने बोला 3 है। तो बेटा ये जो डिवाइड 7 है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 इंटू 3 कितना होता है, 21। इसका मतलब सारे अल्फाबेट्स को, सारे नंबर्स को मैंने ऐड किया तो उसका सम कितना बन रहा है, 21। तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। यहां तक क्लियर? ओके। अब बेटा देखो मेरे पास ये फाइनल इक्वेशन थी कि सारे नंबर्स को अगर ऐड करती हूँ तो 21 आता है, और एक इक्वेशन मेरे पास ये थी कि अगर मैं इन 4 नंबर को, शुरुआत के 4 नंबर को ऐड करती हूँ तो 16 आता है। तो क्या मैं ए प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी की जगह 16 पुट कर दूं? तो मैंने यहाँ 16 पुट कर दिया। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 16।
तो 16 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 21, है ना, वही लिखा हुआ है। तो ई प्लस एफ प्लस जी ऐसे का ऐसे ही रहा, ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस में, तो 21 में से 16 चला गया तो कितना बचा 5। तो इसका मतलब ये है कि जो ई प्लस एफ प्लस जी है वो 5 है। दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये थी कि अगर मैं लास्ट के 4 नंबर को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास कितना आ रहा था 16, ठीक है ना बेटा। ई प्लस एफ प्लस जी तो अभी मैंने बताया 5 है, अभी निकाला। तो बेटा अगर मैं ई प्लस एफ प्लस जी को काट कर 5 लिख दूं और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, 16 में से 5 गया तो कितना हुआ 11, तो डी कितना आ गया 11। अब डी हमारा है कहाँ, डी हमारा चौथा नंबर है, 1 2 3 और चौथा, और डी हमें निकालना था फोर्थ नंबर हमारा कितना है 11। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 11। जो हमारा फोर्थ नंबर है वो है 11, ठीक है। अभी जो आपने इस क्वेश्चन को किया वो एक लॉन्ग तरीके से किया और उसमें टाइम लगा, मैं मानती हूँ, बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से कराना चाहूँ, वो भी आप एक समझ लो, ठीक है, वो फिर आपकी चॉइस है आपको किस तरीके से करना है। बेटा पहली बात, इसमें एक वर्ड आया है एवरेज। क्या वर्ड आया है, एवरेज। एवरेज का मतलब हमेशा याद रखना क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में लिखा था कि जब हमारे 7 नंबर्स हैं, जो हमारे ये 7 नंबर्स हैं, ये 4 5 6 और ये 7, ये जो 7 नंबर्स हैं, इन 7 नंबर का अगर मैं एवरेज करूं तो मुझे ऑलरेडी बता रहा है 3 है। इसका मतलब इन सातों नंबर को क्या क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। बेटा इसको भी 3 मिला, 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 इसको भी 3 मिला। क्योंकि अभी मैंने एवरेज का मतलब क्या बताया, एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन 7 नंबर का जब मैंने एवरेज किया तो उसने क्वेश्चन में मुझे बोला 3 है, तो इसका मतलब सबको 3 3 दे दो। तो बेटा कितने 3 बटे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18 एंड 18 + 3 21। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया 21। मैंने एक बार 21 लिख दिया। दूसरी बात, उसने बोला कि जब आपने पहले के 4 नंबर, ये रे बेटा पहले के 4 नंबर, पहले के 4 नंबर का अगर आप एवरेज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4। एवरेज का मतलब अभी क्या बताया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, तो कितने 4 बटे, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। तो बेटा नेक्स्ट आंसर में क्या लिखना है 16। अभी नंबर लिखते जाओ। फिर उसने बताया कि अगर मैं लास्ट 4 नंबर्स 1 2 3 और 4, इन 4 नंबर्स का लास्ट में जो 4 नंबर्स हैं इनका एवरेज करूं तो भी 4 आता है। तो बेटा इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, तो कितना हुआ 16। तो मैंने यहां पर भी लिख दिया 16। बेटा अगर आप देखें यहां पे 3 3 बटा था जब 7 नंबर्स थे, है ना, जब 7 नंबर थे तब 3 3 बटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बटा 21। 7 नंबर आज भी हैं पर शुरुआत के 4 नंबर को बटा 16 और लास्ट के 4 नंबर को जिन्हें सर्कल कर रही हूं उनको बटा 16। तो बाटा कितना 32 बाटा, कैसे 16 + 16 32, है ना, बटा कितना है 21। यहां कह रहे हो आपने बाटा 32, यहां कह रहे हो आपने बटा 21। ये एक्चुअल फिगर है क्योंकि 21 ही बटा है, सबको 3 3 ही मिला है, बट यहां तो आप दिखा रहे हो कि 32 बटा है। बाद में हमने देखा कि इस रेक्टेंगल में ये वाली फिगर भी आ रही है और इस सर्कल में भी ये वाली फिगर आ रही है। इसका मतलब ये वाली फिगर को 2 बार लिया गया है, इसलिए बटा इक्वल नहीं आ रहा। तो 32 में ये वाली फिगर ज्यादा लिखी गई है, तो 32 में से आपने इस 21 को हटाना है। जब 32 में से 21 को हटाया तो आंसर आया 11। इसका मतलब है ये जो 11 फिगर है, जो 4th नंबर है 11, उसको 2 बार लिया गया जबकि 1 बार लेना चाहिए था। बात क्लियर हुई? क्योंकि हमने क्या किया, पहले के 4 नंबर्स को 16 बांटा, लास्ट के 4 नंबर को क्या बांटा 16 बांटा, ठीक है। तो 16 + 16 बांटा 32, जबकि एक्चुअल में कितना बटा 21। ये तो हमने क्वेश्चन से ही पता चला। तो बटा एक्चुअल में 21, तो आपके पास कैसे दिखा रहे हो आप 32 बांटा, क्योंकि इस नंबर को 2 बार बांटा गया है, इसमें भी वो बांटा गया है और इसमें भी वो लाया गया है। तो इस नंबर को 2 बार ऐड किया गया है, इस वजह से इस 32 में से 21 को माइनस किया तो 11 आंसर आया। तो ये जो 4th डिजिट है वो क्या है हमारी 11। आप ऐसे भी कर सकते हो, जो पहले वाला तरीका सिखाया आप वैसे भी निकाल सकते हो, चॉइस आप पर है। मैंने आपको दोनों तरीकों से समझाया,
आपका कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, आपको दोनों कंसेप्ट आने चाहिए। मेरा मतलब तो यही है, दोनों कंसेप्ट आने चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरा आंसर सच में सही होगा या नहीं होगा। तो यू शुड नो कि अगर आप इस तरीके से निकाल रहे हो तो भी आपका आंसर सही होगा, अगर आप उस तरीके से निकाल रहे हो तो भी आपका आंसर सही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, यहाँ पे देखो। जस्ट एग्जाम्पल नंबर्स आर, ये नंबर्स हैं आपके। तो नंबर्स में यही कहना चाह रही थी कि अगर ये नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं, तो ये वो बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 जब इनको करा तो 16 बटा, है ना, 16 4 बांटा सबको। फिर जब इसको करा तो भी 16 बटा। बेटा 4 इसमें भी आया और 4 इसमें भी आया, तो 4 2 बार आया, हमें आना चाहिए था 1 बार। इस वजह से मैंने माइनस किया। तो बिकॉज इन 32 4th डिजिट इज एडेड ट्वाइस, ये 2 बार ऐड हुआ है, ये वाला चीज 2 बार ऐड हुई है। जो 2 बार ऐड हुई है तो 1 बार हटा दो, तो 32 में से 21 माइनस हुआ तो 11 आंसर आया, क्योंकि ये जो 4th डिजिट है 2 बार ऐड की गई है। तो हमारा अभी भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो 11 आया, और पहले भी हमारा करेक्ट ऑप्शन 11 ही आया था। ठीक है, मैंने दोनों तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो C = 11, दैट इज जो हमारा 4th नंबर है वो क्या है, 11th नंबर है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे हैं और दोनों ही क्वेश्चन में ट्रिक लगाई गई है। बस आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस को करते वक्त आपको ट्रिक जरूर आनी चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करा करें वीडियो को, एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो लोग भी HTET की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी NTA नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन में उनको हेल्प करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्राक्षी क्लासेस के चैनल को, प्लीज अभी जाइए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे, वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहिए, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे वीडियोस को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और नई वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। और एक और हेल्प चाहिए मुझे आपसे कि आप लोग मुझे बताइए कि आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हैं, कौन से कंसेप्ट्स चाहिए हैं आपको, जिन कंसेप्ट्स पे आपको वीडियोस चाहिए, जिससे ये हो पाए कि मैं आपको उन टॉपिक्स में आपकी हेल्प कर सकूँ, उन टॉपिक्स को मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो once again, and all the very best for your preparation. Okay, bye bye.